नमस्ते दर्शकों, मैं अभिषेक दुबे। राष्ट्रवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ उपस्थित हैं महाराष्ट्र के प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शैलेश पांडे, जिनसे आज हम राजनीति की अभी चलने वाली कुछ हलचल के बारे में जानेंगे। तो शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवाद न्यूज़ में। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। शैलेश जी, हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि काशी के ज्ञानवापी के तहखाने में जो ये पूजा पाठ की प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय की उस निर्णय का दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं ही क्या, पूरा देश स्वागत कर रहा है इस निर्णय का। और न्यायालय से निर्णय आने के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर तुरंत पूजा शुरू करने का पूरा और वहाँ पे सुरक्षा करने की पूरी योजना बनाकर उन सारी चीज़ों को वहाँ पे कार्यान्वित किया। वहाँ पर मैंने देखा तुरंत वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो पहुँचे, वहाँ के जो आईजी थे, वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे वाराणसी के, वो तत्काल उस स्थल पे पहुँचे, सुरक्षा का पूरा मुआयना लिए, सुरक्षा किए और पूजा सुरक्षित ढंग से और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार करते हुए अच्छे ढंग से पूजा शुरू हो, इसलिए वो सारी चीज़ें शुरू कराई। इस विषय में मैं आपको ये बात ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि ये पूजा पहले भी 1993 तक होती रही, लेकिन तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम यादव जी, मुलायम यादव ने उस वक्त वो तत्काल पूजा बंद कराई थी। तब से लेकर अब तक वो बेसमेंट में जो पूजा होती थी भगवान की, वो बंद थी। और भगवान के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, ये सारे लोग बहुत ही दुखी थे। और फिर उसके बाद न्यायालय की में अपील की गई, अपील बात चलती रही और व्यास परिवार और वहाँ के स्थानिक हिंदू संगठन और अन्य लोगों ने संघर्ष किया और उनके संघर्ष को न्यायालय ने न्याय दिया और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पर और तुरंत ही रातों रात उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोर्ट के उस आदेश का पालन करवाया। वहाँ पर तुरंत वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पहुँचे, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर पहुँचे, वहाँ पे सारा सुरक्षा का बंदोबस्त कराए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराए और पूजा सुचारू ढंग से हो, जिस तरह से पहले वहाँ पर व्यास परिवार और भक्तों के द्वारा पूजा हो रही थी तहखाने में, उस पूजा को शुरू कराया। और जब वो पूजा हुई तो वहाँ पे भक्त आनंदित हो गए, हर हर महादेव का नारा गूंजने लगा और जिसके कारण पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू समाज में भगवान शिव के भक्तों में एक खुशी की लहर आ गई। और अब लोगों के मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू करवाकर वहाँ पर भव्य दिव्य तरीके से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई है, आने वाले समय में जल्द ही वहाँ पे भव्य दिव्य भगवान शिव की काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ के मंदिर का भी भव्य दिव्य निर्माण होकर वहाँ पर एक बहुत ही चैतन्यमय वातावरण होगा। धन्यवाद शैलेश जी। शैलेश जी, ये जो राहुल गांधी अभी भारत न्याय यात्रा करवा रहे हैं, ये न्याय यात्रा जो उनकी चल रही है, इससे कुछ लोग का ऐसा कहना है कि इससे बहुत बदलाव आने वाला है। तो आप वो बदलाव देख रहे हैं क्या? हाँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत नज़दीक से वो बदलाव देख रहा हूँ। और वो बदलाव ये है कि जैसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो
न्याय यात्रा पार्ट 1 शुरू की, तो पहले ही दिन यात्रा शुरुआत का उद्घाटन किया मुंबई के पूर्व कांग्रेस पार्टी के सांसद मिलिंद देवड़ा ने, और उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ छोड़कर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में जुड़ गए। तो ये बदलाव है राहुल गांधी की यात्रा का। उसके बाद थोड़ी सी यात्रा, ये तो पहला दिन था, उद्घाटन समारोह था। उसके बाद जब यात्रा पहुंची बंगाल में, तो बंगाल में पहुंचने के बाद वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता दीदी थी, जो एनडीए गठबंधन की सदस्य थी, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो बंगाल में अपने ताकत पे लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, एकला चालो का उन्होंने नारा दे दिया। तो ये शुभारंभ हुआ पहले दिन का। फिर उसके बाद जब यात्रा पहुंची बिहार में, तो नीतीश कुमार जी ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया। उनका साथ छोड़कर वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो एनडीए में आ गए। तो ये बदलाव हो रहा है। उसके बाद आप झारखंड में देख रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं और इनके भ्रष्टाचार बाहर आ रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत नज़दीक से कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, इस यात्रा से, जैसे पार्ट 1 की यात्रा में इन्होंने राजस्थान खोया, मध्य प्रदेश खोया, छत्तीसगढ़ खोया, 2 कांग्रेस शासित राज्य खोया था। ये इफेक्ट था पार्ट 1 यात्रा का। और पार्ट 2 यात्रा से इनके सारे साथी इनको छोड़ के चले जा रहे हैं। अब कांग्रेस अकेली धकेली पड़ गई है। राहुल गांधी को कोई मानने को तैयार नहीं है, और देश उनको क्या कहता है, राष्ट्रीय डैश डैश, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट रहेगा, इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट रहेगा। ये यात्रा, ये इन्होंने नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो का है ना, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप कहते हो ये भारत जोड़ो यात्रा है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, तो ये भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब? मुझे बताइए, भारत टूटा कब? अभी टूटा है क्या? नहीं टूटा है। कब टूटा? 1947 में टूटा। पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ। तो ये इसके भारत के जो भारत माता के जो टुकड़े हुए, इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार आप लोग हैं। आपने भारत को टुकड़े में बांटा। तो जिन्होंने टुकड़े में बांटा भारत को, आज वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, हमारा तो सपना ये है, अखंड भारत का सपना है, भारत जोड़ने का सपना हमारा है। हम आज भी 14 अगस्त की रात को अखंड भारत यात्रा निकालते हैं, मशाल यात्रा निकालते हैं, कि जो हमारे देश के भारत माता के अंग, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, और भी अन्य बांग्लादेश, उनको भी सबको जोड़ के अखंड भारत बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, ये हमारा और नरेंद्र मोदी जी का सपना है। धन्यवाद शैलेश जी। शैलेश जी, ये अभी कुछ दिनों पहले अपने देश का बजट पेश हुआ है, तो इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बजट के लिए मैं बहुत ही सहृदय मन से धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। देश की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो देश के सामने ये नया बजट पेश किया, सही मायने में ये देश के हर वर्ग के लिए बहुत ही सदा हुआ, बहुत ही बैलेंसिंग बजट है। इसमें चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे कामगार हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, शोषित पीड़ित गरीब, जन कल्याण का ये बजट है। मैं कुछ हाइलाइट्स बताना चाहूँगा। महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो प्रावधान इस बजट में किया गया है, उसमें आने वाले 1 वर्ष में इस बजट के हिसाब से 2 करोड़ नए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, जिसमें से 70% जो मकान हैं वो मकान महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये कितना बड़ा सोच है नरेंद्र मोदी जी की, महिला उत्थान का, महिला सबलीकरण का, महिला सक्षमीकरण का, और युवाओं के लिए उनके पैर मजबूत हों इसलिए, और नए रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जाएं, इस पर इस बजट के अंदर है। इसमें जो 7 लाख का जो
है सेगमेंट का, उसमें कोई भी घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं कराई गई है। 7 लाख के वार्षिक सालाना जो इनका इनकम है उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी राहत है मध्यम वर्गीयों के लिए। तो ये सही मायने में देखें तो मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, उद्योगपति हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी के लिए संतुलित बजट है। और मैंने तो देखा कि देश के जो बहुत सारे उत्कृष्ट इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसे कहा है कि ये जो बजट है वो बहुत ही अनुशासित बजट है, डिसिप्लिन्ड बजट कहा है इस बजट को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी झूठ मूठ की रेवड़ियाँ बांटने का काम नहीं करते। लोगों को लगा था कि बहुत ही लोक लुभावनी या रेवड़ियाँ बांटने की आज सामने इलेक्शन है, लेकिन नहीं, सामने इलेक्शन है तो क्या हुआ। हमें भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें अनुशासित बजट ही देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकेगा। और उस तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कदम बढ़ चुका है। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी माई का लाल, कोई भी रोक नहीं सकता। भारत विश्व गुरु बनेगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद शैलेश जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता। तो इन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है, अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है, इसके लिए धन्यवाद।